साथियों नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर के क्रम में एक वीडियो श्रृंखला लगातार आपके सामने आ रही है और इसी तरह आप प्रश्न पूछते रहिए। जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी दुविधा हो, किसी तरह की परेशानी हो, उसके लिए हम सहयोग के लिए आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपनी समस्याओं से, अपने प्रश्नों से, अपने सुझावों से हमें अवगत करा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं कई लोगों के द्वारा पूछे जाने के उपरांत आप लोगों के सामने एक जो शासनादेश है मृतक आश्रित नियमावली का, उसका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या चीज़ें लिखी गई हैं शासनादेश में और संबंधित विभागों के द्वारा जब आप कोई भी व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रित नौकरी लेने जाता है तो उसके साथ विभाग कितना जो है उदासीनता के साथ पेश आता है। लेकिन यदि आप शासनादेश देखेंगे तो वो काफ़ी सुस्पष्ट और आश्रितों के हित में बनाया गया है, उनके हित को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए बनाया गया है। आइए मैं आपको इससे अवगत कराता हूँ। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, मृतक आश्रित की भर्ती नियमावली बनाने हेतु राजाज्ञा। ये जो है संख्या है, पत्रांक संख्या 6/12/1973। इसमें आयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन और इस समस्त विभागाध्यक्षों को एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश को डिनोट्स करते हुए इन्होंने ये आदेश जारी किया है। इसमें विषय क्या रहा? विषय रहा है सरकारी कर्मचारी के सेवा काल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के सदस्यों को सेवा में लिया जाना। यही विषय है। यानी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी करते हुए, सेवा में रहते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, ऐसी दशा में उनके परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी भी उनके आश्रित को नौकरी में लिया जाएगा। ठीक है। इसमें कहा गया है, मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सेवा में रहते हुए अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार की करुण स्थिति हो जाती है और परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों में से जो इन समस्याओं से ग्रस्त हुआ है वो जान सकता है कि उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन कितनी क्लिष्ट हो जाती है, कितनी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। इसमें इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये लेटर इन्होंने जारी किया था। वर्तमान कठिन समय में ऐसे परिवार को अन्य स्रोतों से कुछ सहायता मिल भी जाए तो वह भरण पोषण के लिए अपर्याप्त होती है, क्योंकि यदि इस समय देखा जाए कि किसी के परिवार में 40,000, 50,000, 60, 70,000 जैसा उनका पे बैंड हो, वो आता रहता है, तो सारे कार्यक्रम जो है उसी अनुसार टाइम टेबल उनका रहता है, उसी अनुसार उनका लेवल मेंटेन रहता है और वो कमाई अचानक बंद हो जाए तो काफ़ी दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ऐसी स्थिति में दुखी परिवार के साथ उदारता की नीति अपनाना मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। ये देखिए आप, ये सब इसमें शब्दावली जो है कितनी सुस्पष्ट है और जनहित में है। ठीक है साथियों। अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य पुत्र, पति अथवा पत्नी को तुरंत यथासंभव उसी विभाग में किसी ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाए जिसकी वह निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोगों के कई लोगों ने हमसे बात किया, कमेंट्स किया और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी योग्यता तृतीय श्रेणी की थी, क्लर्कियल जॉब की थी, लेकिन उनको जो है चतुर्थ श्रेणी का दे दिया गया उनकी जागरूकता के अभाव के कारण। तो ये आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी विभाग हो, कोई भी अधिकारी हो, वो आपका सर्वाधिक लाभ नहीं चाहेगा, वो न्यूनतम लाभ आपको देना चाहेगा, क्योंकि आश्रितों को नौकरी देने की स्थिति में लोगों को, विभाग के लोगों को लगता है कि इनको फोकट में नौकरी मिल जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको अपने अधिकारियों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। आप तभी लड़ पाएंगे जब जागरूक रहेंगे। आपकी जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए मैं ये सतत प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है साथियों, मेरा मनोबल अच्छा रहेगा तो मैं आपके लिए अच्छे रिसर्च के साथ वीडियो उपलब्ध करा पाऊँगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए, इसमें देखिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए भर्ती संबंधी निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यानी जो सीधी भर्ती में प्रक्रिया अपनाई जाती है
जो सीधी भर्ती में प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया लागू नहीं होगी तथा आवश्यकता अनुसार उनके लिए आयु सीमा भी शिथिलनीय होगी। यानी अभी मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें 35 वर्ष एक भाई थे तो कहते कि हमारी एज आउट हो गई है, तो विभाग के लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपकी परेशानी, यदि आप अपनी परेशानी को सिद्ध कर ले जाते हैं किसी भी माध्यम से, लिखित माध्यम से या बता करके, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है, उम्र वगैरह कोई मायने नहीं रखती, आपको नौकरी मिल जाएगी। इसमें देखिए आयु सीमा भी शिथिलनीय होगी, यानी उसको भी डाइल्यूट किया जा सकता है। आयु सीमा को भी माना नहीं जाएगा कि उम्र एजेड हो गए हैं तब भी उनको नौकरी दी जाएगी, ठीक है, भले वो 2-4 साल 6 साल ही नौकरी कर पाएँ सच में। इसमें देखिए इन निर्णयों को विधिक बल देने के लिए एक सामान्य नियम अलग से प्रसारित किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये था इस वीडियो का बनाने का मेरा तात्पर्य था कि आप लोगों को जागरूक कराना, आपके मनोबल को आगे बढ़ाना कि जो ये मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति है, इसमें जितने भी कानून कायदे, जितने भी इसमें नियम विनियम जारी किए गए हैं या बनाए गए हैं, वो मृतक आश्रितों को हित में ही रख करके उनको उनके फायदे के लिए बनाए गए हैं। लेकिन बीच में बाधक कौन बनते हैं? बाबू लोग बनते हैं, विभाग बनता है, विभागाध्यक्ष लोग बन जाते हैं। तो इन स्थितियों से पार पाने के लिए आप जानकारी रखिए, ठीक है। यदि आपको विभाग से और या उसके अधिकारी कर्मचारी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा पैसा लगेगा, आप कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तत्काल निर्णय मिल जाएगा। उसमें होता ये है कि जब आप याचिका दाखिल करते हैं तो संबंधित कोर्ट संबंधित विभाग से तत्काल उस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए, क्लियर पक्ष, स्पष्ट पक्ष रखने के लिए आदेश जारी करता है और कोर्ट की बात की कोई भी व्यक्ति, कोई भी विभाग अवहेलना नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस स्थिति में सभी लोग उसमें जवाबदेह, सबकी जवाबदेही बन जाती है, सभी लोग उसमें जवाबदेह हो जाते हैं। तो जब 1-2 बार कोर्ट में पेशी हो जाएगी लोगों की, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, तो तत्काल आपके काम पे सबका ध्यान आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो अब नए जो है उत्तर के साथ, नए आपके हल के साथ मैं फिर से दूसरे वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद। अपना समर्थन बनाए रखिए।